अमेरिका और इजराइल की द्वारा की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे तक पहुंच गई। 4 मार्च सुबह की बात है। इंडियन ओशन में श्रीलंका की गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल दूर एक इरानियन वॉरशिप चल रही थी, आयरिस डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 के एक्सरसाइज पे पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ। लेकिन इस सुबह इस पे अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पीडो से हमला कर देती है इस जहाज पर। चंद सेकंड में ये जहाज समुंदर में डूब जाता है। 87 इरानियन सोल्जर्स 87 इरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उसे श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट आवर बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। ये कहानी सिर्फ शिप डूबने की नहीं है, ये कहानी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कि कैसे हमारे फॉरेन पॉलिसी बद से बदतर होते जा रही है, कैसे बार बार इंडिया का अपमान हो रहा है और कैसे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। पहले थोड़ा सही से समझ लीजिए ये वॉर कहां तक पहुंच चुका है। ईरान के राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पे हमले हुए हैं। अमेरिका के फोर्सेस ईरान में 2000 से भी ज्यादा टारगेटेड पर बम गिरा चुके हैं और ईरान के लगभग हर कोना बमबारी के चपेट पे आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट की 9 देशों की 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पे बम बरसाई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएस बेस हेडक्वार्टर से धुआं निकलते देखा गया है। ये मिडिल ईस्ट पे अमेरिका का नेवल ऑपरेशन सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस जेट क्रैश हुए, इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर इंसिडेंट बताया गया। और सऊदी अरबिया के रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी से टकरा गया। ईरान के हमलों में कम से कम 6 यूएस सोल्जर मारे गए। इजराइल में भी ईरानियन स्ट्राइक से 40 से ज्यादा बिल्डिंग डैमेज हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजराइल के अटैक से 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। जो हमले ईरान ने मुस्लिम स्टेट पे किए हैं उन सब पे 9 लोग मारे गए। यूएस और इजराइल ने सोचा था सुप्रीम लीडर खामेनी के मरने के बाद ईरान आसानी से हार मान लेगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्ला भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एलाई है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और धमकी दी है यहाँ से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। दुनिया का कंजम्पशन का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। लेकिन ये बात आप याद रखिए क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर्स है। इसकी बात मैं वीडियो में आगे करता हूँ, लेकिन इससे पहले आयरिस डेना की पूरी कहानी को समझिए। इस कहानी की जितनी भी गहराई में आप जाते जाओगे उतनी ही डिस्टर्बिंग वो होती जाएगी। ये कोई रैंडम वॉरशिप नहीं थी। आयरिस डेना इंडियन नेवी की फ्लैगशिप मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पे मिलन नेवल 2026 एक्सरसाइज की पार्टिसिपेट करके ईरान लौट रही थी। इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को इसे वेलकम करते हुए एक ट्वीट किया था, #ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप, #यूनाइटेड थ्रू ओशन। और इसमें सवार ईरानियन सोल्जर ने विशाखापट्टनम पे मार्च करते हुए परेड भी किया था। इमेजिन करो दोस्तों, कुछ दिन पहले ये सेलर्स विशाखापट्टनम पे इंडियन नेवी के साथ मार्च पे परेड भी किया था, कंधे से कंधे मिला के। और 2 हफ्ते बाद इनमें से 87 की डेड बॉडी समुंदर में तैर रही थी। सबसे बुरी बात, इंडियन ओशन पे अमेरिका ने इस जहाज को डुबा दिया और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। कुछ कहना तो छोड़ो, जब आयरिस डेना की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल आई तो श्रीलंकन आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया। इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया। इंडिया में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फताली ने कहा इंडिया की तरफ से कोई मैसेज तक नहीं दिया गया और ना ही कोई बातचीत हुई है। Are you in touch with the Indian side? No. We have no any negotiation. We have no any send the message. सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया के पूर्व विदेश सचिव ने कहा, कन्वल सिबल ने ये कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ये जहाज कोई एमिनेशन लेके नहीं आया था और ये डिफेंस बेस था। सबसे बड़ा सवाल अमेरिका और इजराइल के ऊपर उठता है। ट्रम्प के अंदर अमेरिका इतना नीचे गिर चुका है
कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ का कोई परवाह ही नहीं। अमेरिका बिना किसी प्रोवोकेशन के कहीं भी जाके बेहिसाब बमबारी किए जा रहा है। दुनिया भर का ये फर्ज बनता है अमेरिका की ये सब हरकतों के खिलाफ आवाज उठाया जाए, और दुनिया भर पे बहुत सारे लीडर ये कर भी रहे हैं। स्पेन के ये प्रधानमंत्री को देखिए, स्पेन अमेरिका का एलाई है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी स्पेनिश प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं, अमेरिका को अपना मिलिट्री बेसेस यूज नहीं करने दे रहे हैं। La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. अब इंडिया का केस देखो, इंडिया ने कई सालों से ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि इंडियन ओशन फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी को इंडियन ओशन का गार्डियन बताते रहे हैं, और इंडिया ने खुद को इंडियन ओशन रीजन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर घोषित किया था। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। तो आप सोच के देखो, इंडियन ओशन में श्रीलंका जैसे छोटे देशों के सामने इंडिया अपने आप को एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे कैसे पेश करेगा, जब हमारे यहाँ से ज्वाइंट एक्सरसाइज करके लौट रहे जहाजों को ही बिना हमारे परमिशन के ही डुबा दिया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ बहाना दे रहे हैं कि इंडियन ओशन का मतलब इंडिया का ओशन नहीं है। बताओ जरा, ये लोग इतने ही मगन हो गए एक पॉलिटिशियन की इमेज को डिफेंड करने में कि देश के ही खिलाफ हो गए। ऐसी बातें चाइना कहा करता था कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी बैकयार्ड ऑफ इंडिया, और अगर ये बात सच होती तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बने, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन क्यों बोला? ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। क्या मतलब रह गया इस दावे का? बात सिर्फ ये एक इंसिडेंट की नहीं है दोस्तों, ये कहानी बहुत गहरी है, और ये कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं है। पूरी दुनिया अभी जिस स्पीड से बदल रही है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी अनप्रिडिक्टेबल बनते जा रही है। अब आते हैं स्टोरी के डीपर पॉलिटिक्स पर। टाइमिंग देखो, मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल में थे। उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया, नेसेड पे स्पीच दी, इंडियन इजराइल रिलेशन को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे अपग्रेड किया, और तो और इजराइल को फादरलैंड तक घोषित कर दिया। और इसके ठीक 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर मिसाइल बरसाना शुरू कर दिया। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स से बताया कि ये अटैक हफ्तों पहले प्लान हो चुका था। इजराइल के एनवॉय ने कहा कि ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी कम अप ओनली आफ्टर पीएम मोदी लेफ्ट। इस लाइन को दोबारा से सुनो, ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब नरेंद्र मोदी वहां से निकल गए। सवाल ये है कि इस मीटिंग में आखिर ऐसा हुआ क्या था, क्योंकि इसके बाद से नरेंद्र मोदी इतना वन साइडेड हो गए इजराइल के तरफ कि अनबिलीवेबल है ये देखना। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक की तब मोदी ने ट्विटर पे ट्वीट किया, अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट, एक के बाद एक ट्वीट। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक की, जिनमें बेहिसाब 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे को मार दिया गया, उनके लीडर को मार दिया गया, तो मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद उल्टा नेतन्याहू मोदी को पब्लिकली थैंक्स करते हैं और ही सपोर्ट स्टैंडिंग विद इजराइल कहते हैं। Prime Minister Narendra Modi thanked him for his standing with Israel. इतिहास में अब तक इंडिया का हर प्रधानमंत्री स्ट्रेटेजी ऑफ ऑटोनॉमी मेंटेन कर रही थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब इंदिरा गांधी ने कहा था, आई कैन अप्रिशिएट पब्लिकली इंटरवेंशन के खिलाफ प्रिंसिपली स्टैंड लिया। इवन तो सोवियत यूनियन इंडिया का एलाई था। ऐसे ही 2003 में जब अमेरिका ने इराक इन्वेड किया तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका का 20,000 ट्रूप्स का प्रेशर ठुकरा दिया और पार्लियामेंट में यूनानिमसली इराक वॉर को कंडेम। भारत सरकार जोर देकर आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। जब 2011 में अमेरिका ने लीबिया को इन्वेड किया तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया था, साफ तौर पर वेस्टर्न कंट्री को कंडेम किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई। If we adopt a cooperative rather than a confrontationist approach. आर्टिकल पे देखिए क्या लिखा है, हॉल में तालियां भी बजी थी। इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस रहा है, मॉरल रहा है और सही के साथ रहा है।
इंडिया ने हमेशा सही के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस मोरालिटी को डस्टबिन में डंप कर दिया है। अब देखो कैसी हेडलाइन देखने को मिल रही है। मोदी साइलेंस ऑन ईरान लॉस्ट इंडियाज वॉइस इन द मिडिल ईस्ट। अमेरिका में एक एंकर कह रही है इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और अमेरिका के सामने मोदी सरकार अगर चाहती तो बड़ी आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मोदी सरकार जानती है कि ईरान अपनी जगह सही है, उसने कोई भी गलती ऐसा नहीं की जिससे हम उसके साथ ना दे, और इजराइल अपनी जगह पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। वो किसी भी कंट्री में जाता है, वहां का गवर्नमेंट गिरा देता है, और गिराने के बाद वहां बमबारी और मिसाइल बारी स्टार्ट कर देता है। अगर आप इस नजर से देखें तो इजराइल एक बहुत बड़ा टेररिस्ट कंट्री है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चेन में बांध के डिपोर्ट किया गया है। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ये तक खुले में कह रहे हैं अमेरिका इंडिया को वो एडवांटेज मिलने ही नहीं देगा जो उन्होंने चाइना को। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका ट्रेड डील के जरिए इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर कभी बनने ही नहीं देगा। यही कारण है जो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप को अमेरिका के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन सवाल ये उठता है आखिर ऐसा क्यों? कुछ अपोजिशन लीडर का कहना है कि इसके पीछे कारण है अडानी। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ बड़ा करप्शन केस चल रहा है अमेरिका में। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इसी चीज को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नहीं तो आप खुद ही सोच के देखिए दोस्तों कि क्या कारण है कि स्पेन में प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन अमेरिका का एलाई है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को परमिशन नहीं दे रहा अपनी मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, मोरल ग्राउंड मेंटेन करते रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है यहाँ पे बेसिक स्पाइन दिखाने की। सो इस गल दा जवाब देना चाहिए मोदी साहब नू कि आपां विश्व गुरु बनना सी ते विश्व चेले क्यों बने। अभी तक जो मैंने बात की वो फॉरेन पॉलिसी की थी। शायद आपको लग रहा है ये बहुत दूर की बात है, लेकिन अब जो बात करने वाला हूँ वो सीधा आपकी जेब में असर डालेगी। रशिया इंडिया का बहुत पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पे मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल खरीदना रोक दिया, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हेवीली इम्पैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपने जरूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दोनों तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी। ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिवर्स भी नहीं है। फरवरी में हरदीप पुरी यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि 74 दिन का ऑयल रिवर्स है। Together and our products, it comes to 74 days. लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिवर्स है। पता नहीं यहाँ कौन सा बात सच है, लेकिन अभी जो हुआ वो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है इंडिया को परमिशन दे दिया रशिया से ऑयल खरीदने का 30 दिनों के लिए। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, सोच के देखो ये कितनी शर्मनाक बात है। एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री को किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। मतलब कि किस लेवल की बेइज्जती है। सवाल उठता है फिर से एक बार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के हाथों एक कठपुतली बन गई है? राहुल गांधी ने ये चीज कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में कह दी। यूनाइटेड स्टेट्स विल डिसाइड हु वी बाय ऑयल फ्रॉम। दे विल डिसाइड। आवर प्राइम मिनिस्टर विल नॉट डिसाइड। ये सब का असर अभी से ही आपका जेब में दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपया बढ़ गया है। अब वॉर पे वापस आए तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि खामनी को मारने के बाद ईरान में सिविल रेवोल्यूशन होगी और लोग इस्लामिक सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस्लामिक रिजिम अभी तक कंट्रोल में है और अगला सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी की जा रही है।
इसी बीच अमेरिका एक और खतरनाक गेम खेल रहा है। इस्लामिक रिजीम को ओवरथ्रो करने के लिए ट्रंप सरकार और CIA मिलके ईरान के रेबल कर्डिश से बात कर रहे हैं। प्लान ये है कि इन ग्रुप को हथियार दिए जाएंगे ताकि अपराइजिंग करके सत्ता पलट किया जा सके। ये एग्जैक्टली वही प्लेबुक है CIA ने इराक और सीरिया पे यूज किया था, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हुआ था। अलग अलग ग्रुप को हथियार दे दो अपने एजेंडे के लिए, बाद में वही ग्रुप आपस में लड़के सिविल वॉर शुरू कर दे जिससे पूरी देश जल जाए। वाह अमेरिका वाह। ऐसे सिचुएशन में अक्सर नए आतंकवादी संगठन जन्म लेती है। इसी कारण से इराक और सीरिया में ISIS देखने को मिली, और अब अगर ऐसा ईरान में भी हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। अभी तक वॉर खत्म होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ इसकी कीमत बढ़ते जा रही है। इतिहास गवाह है, किसी सुपर पावर देश ने किसी देश पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। और सबसे अफसोस वाली बात यह है कि बर्बादी की कीमत सिर्फ आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो ईरान के लोग हो या गजा के लोग हो, सीरिया, कतर, बहरीन या इंडिया के लोग हो, फिर अमेरिका के लोग क्यों ना हो। अमेरिका में कुछ ही दिन पहले सेनेट हेयरिंग मिलिट्री वेटरन ने सीधा बोला कि इजराइल की लड़ाई लड़ना बंद करो, इजराइल के हाथों बिकना बंद करो, लेकिन उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability. मुझे ये सब देख के दोस्तों बहुत अफसोस होती है कि आम लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। इस देश को और इस दुनिया को हुआ क्या है। तो मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ।